रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें। आज है 16 मई, दिन शनिवार। आप अभिनव श्रीवास्तव से सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन। यहाँ हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। विश्व स्वास्थ्य संगठन यूरोप और अमेरिका में बच्चों में उभर रहे एक दुर्लभ रोग कावासाकी के कोरोना वायरस के साथ संभावित संबंध की पड़ताल कर रहा है। बीते हफ्तों में कई देशों में इस तरह के मामले सामने आए हैं जिनमें बच्चों में बेहद दुर्लभ कावासाकी सिंड्रोम की तरह के लक्षण देखे गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग में संगठन के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने इसका जिक्र करते हुए दुनिया भर के स्वास्थ्य महकमे से इसे लेकर सतर्क होने की अपील की है। एक रिपोर्ट के साथ हैं कृष्ण जोशी। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच दूसरी बीमारियों के उभरने की आशंकाओं पर विशेषज्ञ शुरुआत से ही चेतावनी देते रहे हैं। इनमें मानसिक स्वास्थ्य और दूसरी बीमारियों की आशंकाएं हैं। लेकिन अब यूरोप और अमेरिका में बेहद दुर्लभ माने जाने वाली कावासाकी के लक्षणों को दर्ज किया गया है और आशंका यह भी है कि इनका कोरोना से संबंध हो सकता है। जानकारों के मुताबिक इस बीमारी में सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों को है, क्योंकि बच्चों में इस बीमारी के लक्षण मिलने की दर सबसे ज़्यादा है। शुक्रवार को फ्रांस में एक डॉक्टर ने बताया कि 9 साल के एक बच्चे की इसी सिंड्रोम के लक्षण के चलते मौत हो गई थी। वह बच्चा कोरोना वायरस से भी संक्रमित था। फ्रांस के सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के मुताबिक अब तक फ्रांस में ऐसे ही 125 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें मरीजों की उम्र 1 साल से लेकर 14 साल तक की है। इसी तरह लंदन के एक अस्पताल में भी इस बीमारी के लक्षणों के साथ बुधवार को 14 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। यह बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। अमेरिका में न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू कोमो ने मंगलवार को बताया था कि वहां भी 3 बच्चों की मौत इसी तरीके के लक्षणों के चलते हो गई थी और 100 से ज़्यादा ऐसे मामलों की पड़ताल की जा रही है। कावासाकी के लक्षणों के कई मामलों के सामने आने के बाद शुक्रवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग में संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यूरोप और अमेरिका में बच्चों में उभर रहे इस दुर्लभ रोग के कोरोना वायरस के संभावित संबंधों की पड़ताल कर रहा है। In the past weeks, reports from Europe and North America have described a small number of children being admitted to intensive care units with a बीते हफ्तों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका से ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें बताया गया है कि कुछ बच्चों को मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के चलते इंटेंसिव केयर यूनिट्स में भर्ती करना पड़ा। उनमें ऐसे लक्षण थे जो कि कावासाकी सिंड्रोम और टॉक्सी-शॉक सिंड्रोम में होते हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स का अनुमान है कि सिंड्रोम का कोविड-19 से संबंध हो सकता है। इस क्लिनिकल सिंड्रोम को जल्द से जल्द और सावधानी पूर्वक पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि इससे होने वाले नुकसान को समझा जा सके और इसके उपचार को बताया जा सके। टेड्रोस ने यह भी बताया कि WHO ने शुरुआती मामलों का अध्ययन किया है, जिससे पता चलता है कि इस बीमारी ने बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम को दुगना कर दिया है। संगठन ने दुनिया भर में स्वास्थ्य महकमों को इस सिंड्रोम के बेहतर तरीके से समझने के लिए सचेत रहने की अपील की है। I call on all clinicians worldwide to work with your national authorities and WHO to be on the alert and better understand this syndrome in children. I thank you. हालांकि WHO का कहना है कि अभी दोनों बीमारियों के बीच क्या संबंध है स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं हो सका है, क्योंकि कुछ और बच्चे भी हैं जिनमें यह सिंड्रोम दर्ज किया गया है जिन्हें कोरोना संक्रमण नहीं हुआ था। इसी प्रेस ब्रीफ में WHO की आपातकालीन सेवाओं के प्रमुख माइकल रयान ने कहा कि चाहे यह सिंड्रोम कोविड-19 से संबंधित हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसी कारण से पैदा हुआ हो। उन्होंने कहा कि आमतौर पर यह एक बेहद दुर्लभ बीमारी है। रिपोर्ट सुना रहे थे कृष्ण जोशी। कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चाहे कोरोना का टीका बने या न बने, वह अमेरिकी अर्थव्यवस्था और जनजीवन को दोबारा से खोलेंगे।
हालांकि उन्होंने विश्वास जताया कि इस साल के आखिर तक कोरोना का टीका इजाद कर लिया जाएगा। व्हाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफ के दौरान उन्होंने कोरोना वैक्सीन को इजाद करने की कोशिशों को दोगुना कर देने की बात कही है, जिसे उन्होंने ऑपरेशन वार्प स्पीड का नाम दिया है। उन्होंने कहा, Today I want to update you on the next stage of this momentous medical initiative. It's called Operation Warp Speed. आज मैं आपको इस मेडिकल मुहिम के अगले चरण के बारे में बताना चाहता हूँ। इसे हम ऑपरेशन वार्प स्पीड कह रहे हैं। यह वैज्ञानिक, औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स के लिहाज से मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बाद दुनिया का सबसे बड़ा उपक्रम है। आप असल में यह कह सकते हैं कि अभी तक दुनिया में इतने बड़े स्तर पर कुछ नहीं हुआ, फिर चाहे वह वेंटिलेटर की बात हो या परीक्षण की। हम जितने बड़े स्तर पर अपने देश में यह कर रहे हैं, वह दूसरे विश्व युद्ध के बाद नहीं हुआ। इसका मकसद पहले वैक्सीन को विकसित करने का कार्य खत्म करना और फिर उसका विनिर्माण और वितरण करना है। मुझे उम्मीद है कि इस साल के अंत तक हमें इस मुहिम के नतीजे दिखने लगेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आर्थिक और जन सामान्य गतिविधियों को वापस खोले जाने को लेकर जोर दिया। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति के इस साल के अंत तक टीका बना लेने के दावे पर खुद अमेरिका के विशेषज्ञों ने शंका जताई। साथ ही उनकी अर्थव्यवस्था को खोलने की हड़बड़ी को लेकर भी विशेषज्ञ चेतावनी दे चुके हैं कि अगर तैयारियां पूरी नहीं हुई तो यह कोरोना के प्रकोप को भयानक कर सकता है। बीते दिनों अमेरिका में संक्रामक रोगों के प्रमुख डॉक्टर एंथोनी फाउची ने भी चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका में आर्थिक गतिविधियों को बहुत जल्दी खोलने की हड़बड़ी की गई तो कोरोना वायरस के संक्रमण के और भयानक तरीके से फैलने का खतरा है। फाउची ने यह बात सीनेट कमेटी ऑफ हेल्थ एजुकेशन, लेबर एंड पेंशन के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कही थी। उन्होंने कहा था कि इस बात में कोई संशय नहीं है कि अगर सबसे बढ़िया हालात भी रहे तो भी जब आप रियायतों में ढील देंगे तो कुछ मामले फिर से उभरेंगे ही, और अगर बिना सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए दोबारा से चीजों को खोलने की जल्दबाजी दिखाई जाएगी तो नए मामलों में आने वाला उभार प्रकोप भी बन सकता है और इसके परिणाम गंभीर साबित होंगे। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं और मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव। जॉर्डन ने इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर वह अवैध कब्जे वाली पश्चिमी पट्टी का विलय करता है तो बड़े पैमाने पर संघर्ष छिड़ सकता है। जॉर्डन ने यह बात तब कही है जब यूरोपीय संघ के सभी विदेश मंत्री इस तरह के किसी भी कदम को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर रहे हैं। गौरतलब है कि इजराइल जॉर्डन घाटी में यहूदी बस्तियों के विलय करने की बात कह चुका है। अगर ऐसा होता है तो लंबे समय से रुकी पड़ी शांति प्रक्रिया लगभग खत्म हो जाएगी और फलस्तीन की स्थापना का रास्ता भी बंद हो जाएगा। हाल ही में 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने बेंजामिन नेतन्याहू गठबंधन सरकार के साथ समझौता कर इस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं और जॉर्डन की चेतावनी को इसी संदर्भ में समझा जा सकता है। जर्मन पत्रिका डेर स्पीगेल में शुक्रवार को प्रकाशित साक्षात्कार में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने कहा कि जो नेता एक राज्य समाधान का समर्थन कर रहे हैं वे इसके संभावित नतीजों के बारे में नहीं जानते। उन्होंने जोड़ा कि अगर फलस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण यानी PLA धराशायी हो गया तो क्षेत्र में अधिक अफरा तफरी और कट्टरता फैल जाएगी। बता दें कि जॉर्डन पश्चिमी देशों का सहयोगी देश है और अरब के उन 2 देशों में शामिल है जिसने इजराइल के साथ शांति समझौता किया है। चलते हैं अगली खबर की ओर। बीते कुछ हफ्तों में कोरोना संक्रमण के नए केंद्र बनकर उभरे ब्राजील की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अब ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री नेल्सन टीश ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे इस पद पर 1 महीने से भी कम समय के लिए रहे। 1 महीने के अंदर ब्राजील में ऐसा दूसरी बार हुआ है कि स्वास्थ्य मंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ा है। माना जा रहा है कि नेल्सन टीश और राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बीच मतभेद थे। खबरों के मुताबिक बोल्सोनारो ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एंटी मलेरिया ड्रग की अनुमति दी थी, जबकि दवा के साइड इफेक्ट्स के कारण टीश इसका विरोध करते आ रहे थे। बता दें कि बोल्सोनारो कोरोना संक्रमण को सामान्य फ्लू बताने जैसे अपने बेतुके बयानों से पहले ही सुर्खियां बटोर चुके हैं। बोल्सोनारो ने देश भर में लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया है। इधर ब्राजील में कोरोना संक्रमण भयावह रफ्तार से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामलों में ब्राजील अब 6वें स्थान पर है। इधर कोरोना महामारी के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रही इटली की सरकार ने शनिवार को 3 जून से विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी है।
ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना की वजह से किए गए लॉकडाउन को खोलने का यह सबसे बड़ा फैसला है। सरकार ने इसके अलावा यह भी साफ कर दिया है कि 3 जून से नागरिक अपने देश में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को रोकने के लिए प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंटे ने सामान्य रूप से क्रमिक वापसी पर जोर दिया है और लोगों के मूवमेंट को शुरू करने का फैसला किया है। बता दें, कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए संपूर्ण देश में लॉकडाउन लागू करने वाला इटली पहला यूरोपीय देश था। हालांकि 4 मई को इटली ने कुछ नियमों में थोड़ी छूट दी थी और गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कारखानों व पार्कों को खोलने की अनुमति दी थी। इटली में कोरोना संक्रमण से अब तक 31,600 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना संक्रमण के पुष्ट मामलों की संख्या चीन से भी अधिक हो गई है। शुक्रवार को देश में कुल 3,800 संक्रमित मरीज मिले, जिसके बाद भारत में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 85,784 हो गई है, जबकि चीन में अब तक कुल 84,031 कोरोना के मामले सामने आए हैं। यह जानकारी अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के कोरोना वायरस रिसोर्स सेंटर ने दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार संक्रमण के मामले में भारत अब दुनिया भर में 11वें स्थान पर पहुंच गया है। जहां तक कोरोना संक्रमण से हुई मौतों का सवाल है तो भारत अभी चीन से पीछे है। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,649 तक पहुंच गई है, जबकि चीन में मृतकों का आंकड़ा 4,500 से ऊपर है। हालांकि भारत के हालात चिंताजनक इसलिए हैं क्योंकि 24 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लगाने के बावजूद यहां संक्रमण का ग्राफ पश्चिमी यूरोपीय देशों की तरह नीचे नहीं आ रहा है। जानकारों ने भारत में लॉकडाउन खोलने के नतीजों के प्रति भी आगाह किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शहरों से अपने घरों की ओर भारी संख्या में पलायन कर रहे मजदूरों और उनकी मौतों के चलते भी सुर्खियों में है। अब एक नजर डालते हैं दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों पर। worldometers.info की वेबसाइट के अनुसार भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे तक दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की तादाद 46,48,137 पहुंच गई है। दुनिया भर में अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 3,08,986 दर्ज किया गया है और 17,70,993 लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका है। यहाँ बताए गए सारे आंकड़े worldometers.info से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का यह इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में जरूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना न भूलें। खिड़की के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टैप कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए अभिनव श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहें हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी। नमस्कार।